नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाने की शुरुआत करने जा रहा हूं। हाईवे इंजीनियरिंग एक अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है और सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से यह एक डिपार्टमेंट भी है, जिसको आप स्टेट में स्टेट PWD बोलते हैं, जिसमें रोड का बहुत ज़्यादा वर्क होता है। आपका सेंटर PWD में आपका सेंटर रोड का बहुत ज़्यादा वर्क होता है। सेंटर में इसके लिए एक अलग संस्था बनाई गई है, जिसको आप NHAI के नाम से या NHAI के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से, है ना। जो पूरे इंडिया में जो रोड बनती हैं उसका क्या मानक रहेगा, क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, उनका भी आकलन करती है, प्लस बनवाने का भी काम करती है। हाईवे इंजीनियरिंग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेट PSC में इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट को आप अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़िए, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़िए, तथा आप साथ ही साथ में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी तैयारी करते रहिए। जहाँ जहाँ कंपटीशन के बनने के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको लेक्चर्स में बताता रहूँगा। आज मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन तथा इसके कुछ इतिहास के बारे में, इसकी क्या हिस्ट्री है उसके बारे में, कुछ पश्चिमी कंट्री वेस्टर्न कंट्री में क्या इसका इतिहास रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा, और इंडिया में क्या इसका इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हाईवे के बनने की प्रसार शुरू हुआ है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग महामार्ग अभियांत्रिकी। तो महामार्ग अभियांत्रिकी में देखिए, सबसे बड़ी पहले बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के क्या मोड हैं? देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब अभी विगत 1 वर्ष या 2 वर्ष पहले जो हाईवे इंजीनियरिंग था, यह हाईवे के नाम से नहीं था, यह TE के नाम से था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के नाम से। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एक पार्ट था हाईवे का, एक पार्ट था आपका रेलवे का, एक पार्ट था आपका ब्रिज का, और एक पार्ट था आपका एयरपोर्ट का और हार्बर का। लेकिन BTE बोर्ड ने इसको 2 भागों में बांट दिया है। 2 भागों में इस तरह से बांटा है कि हाईवे को एक अलग कर दिया है, रेलवे, ब्रिज और टनल ले आए हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने उसको 2 पार्टों में सेग्रीगेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। आप हाईवे वाला पार्ट इस सेमेस्टर में पढ़िएगा और हाईवे के जो दूसरा पार्ट है वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा। और बीते कुछ वर्षों में यह सब एक साथ पढ़ाया जाता था। चूँकि बड़ा हो जाता था, बच्चों को बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता था और उससे क्वालिटी भी नहीं आ पाती थी, इसलिए इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या मोड हैं? तो साधन जो हैं वह आपके क्या हैं? भू परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। 3 टाइप के आपके परिवहन होते हैं। भू मतलब जो ज़मीन पर चलते हैं, जल जो मतलब जो पानी पर चलते हैं, वायु परिवहन मतलब जो एयर में चलते हैं। ठीक है, आपको इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? भू परिवहन। भू परिवहन में भी 2 आपके सब कैटेगरी हो जाती हैं। एक कैटेगरी है आपकी हाईवे की और एक कैटेगरी है रेलवे की। देखिए, रेलवे भी ज़मीन पर ही चलता है, भले वो स्टील की पटरियों पर चलता है ना, रेलों पर चलता है, बट उसको आप भू परिवहन के अंतर्गत ही लाएंगे। तो इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे? हाईवे को पढ़ेंगे। रेलवे को आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़िएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो पश्चिम देशों में भी जो सड़कों का निर्माण है वो बहुत पुराने टाइम से होता था। अच्छा, पुराने टाइम से सड़कों का जो निर्माण है उसका रीजन क्या थे? उसका रीजन यह था कि जो हमारी सेना है, उस सेना को दुश्मन की सेना तक कैसे लड़ने के लिए पहुंचाया जाए, कितनी शीघ्र तरीके से। आप इसका एक बड़ा बेसिक सा बड़ा पुराना इतिहास भी जानते होंगे, राम सेतु के बारे में, है ना। तो उसमें यही रहता है कि हम उसको कैसे आपके टुकड़ी को पहुंचाएं। दूसरा एक इसके पीछे एक और रीजन रहा है, जो राजाएं बहुत पुराने रहे और वो डेवलपमेंट के काजेज में अगर रहे तो उन्होंने रोजगार देने के माध्यम तरीके तथा जनता की सुविधाओं के लिए भी रोड डालने का निर्णय लिया, जिससे जनता को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो पश्चिमी देशों में भी सड़कों के निर्माण काफ़ी पुराने टाइम से हो रहा है।
वर्ष ईसा पूर्व में एसेरियन राज्य में सबसे पहली जो है आपकी रोड बनी थी। रोम जो है यह डेवलप्ड थी। वैसे तो आपने हड़प्पा के बारे में भी सुना होगा, लेकिन रोम भी उसी तरीके से वेस्टर्न की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ भी वो डेवलप था। इसमें कुछ उल्लेखित रोड हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, जो थोड़ा फेमस रोड हैं। जैसे रोमन सड़क के बारे में बात करते हैं, तो रोमन रोड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, रोमन रोड यहाँ फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने क्या किया, 5 मीटर इसका चौड़ाई ले ली, ठीक है। उसके बाद 0.75 टू 1.2 मीटर इसका नीचे से यहाँ से ये गड्ढा आपका चौकोर फॉर्म में खोद लिया। नीचे क्या, जो ये मिट्टी है इसको अच्छे से कुटाई कर दी। कुटाई करने के बाद बड़ा पत्थर नीचे डाला, उसके बाद छोटा पत्थर डाला, फिर चूना कंक्रीट डाला और पटिया मसाला डाला, ठीक है। पत्थर जो पटिया रखते हैं बीच में मसाला लगा देते हैं, वो इसको कवर कर लिया। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, कर्व स्टोन। ये जो किनारे का जो पत्थर होता है इसको बोला जाता है कर्व स्टोन, ठीक है। यहाँ बीच में जो ये मटेरियल भर रखा है ये इसको बोलते हैं चूना कंक्रीट या लाइम कंक्रीट। ये जो आपको डाटा लिखा हुआ है 10 से 20 सेंटीमीटर, जो कि आपको याद रखना है, यह इसकी थिकनेस है कि कितना मटेरियल कितनी थिकनेस में भरा जाएगा, है ना। तो देखिए 20, 40, 20, 60, 60 और 40, 100 और 20, 120, तो ये हो गया 1.2 मीटर, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा 1.2 मीटर। अगर यहाँ पर 0.75 टू 1.75 है तो इसी हिसाब से यहाँ पर ये 25 से 40 है, 10 से 20 है, तो इधर के आप काउंट करिएगा, है ना। तो इसीलिए इसमें आपका डिफरेंसेस दिया हुआ है कि 0.75 से लेकर 1.2 मीटर तक आप गड्ढा खोदेंगे। और गड्ढा चौकोर खोदा उन्होंने, उसके बाद उसमें पहले मोटा पत्थर लगाया, और मोटा पत्थर वह लगाया जिसका बेस जो है वो चौड़ाई ज़्यादा हो। अगर जैसे मान लीजिए ये स्टोन है ना, तो इसका ये वाला बेस ज़्यादा है ना, तो आप ज़मीन में जब रखिएगा तो इसको ऐसे रखिएगा, इस बेस के आधार पर, है ना, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। चौड़ाई P बराबर F/A। अगर आपका एरिया नीचे का ज़्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर जगह पर प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में कुछ मैंने जो भी डाटा दिया है आपको वो पॉइंट वाइज दिया हुआ है, आपको पॉइंट वाइज प्रोवाइड किया है। तो बात करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन था इसका। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि बात आती है कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एल सेक्शन क्या होता है। तो देखिए, ये आपकी रोड होगी ऐसे, कहीं ये ऐसे जा रही होगी, है ना, ऐसे ऐसे रोड होगी, ऐसी तो होगी। अब इसमें इसका हमें एल सेक्शन अगर बनाना होगा तो हम इस रोड को आपको ऐसे काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे, ऐसे। ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा तो हमको ये वाला दिखेगा, ये सेक्शन दिखेगा यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं एल सेक्शन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि एल सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। अब और अगर आपको ये दिखे, ये वाला पोर्शन दिखे, आपको ऐसे काटना है, तो ये क्या दिखेगा, इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन क्या होता है ना। तो जब भी आप क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो उसमें उसकी विड्थ दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी। जब आप एल सेक्शन की बात करेंगे तो ये आपकी लेंथ दिखेगी कि कितनी लंबी रोड है। लेंथ के साथ अभी आपको आगे मैं बताऊंगा, इसमें आपको क्या दिखेगा, अनुलंब ढाल दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दिखेगा, ठीक है। जैसे आपको ड्रेन पानी बहाना है तो पानी बहाने के लिए आपको लॉन्गिट्यूडनल स्लोप चाहिए, है ना। और अगर छत के इसके जो आपने बना रखा है, इसमें रोड बना रखी है, इसके अगर टॉप से पानी रिमूव करना है इस साइड को, तो वो क्या कहलाएगा, वह कैम्बर कहलाएगा। मैं अभी आगे आके आपको इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो ये सड़कें जो हैं वो 400 BC से लेकर 200 AD मुख्यतः सैनिक गतिविधियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैनिक गतिविधियों के कारण ही बनाई जाती थी। अगर कोई राजा बहुत अच्छा हुआ तो वह डेवलपमेंट के तरीके से भी बनवाने की बात करता था, जो पब्लिक के लिए। इस रोड को एप्पियन वे सड़क बनवाई, तथा रोमन जो है इसकी चौड़ाई मैंने आपको पहले बता दी, और इनकी अनुलंब ढाल ग्रेडियंट पर ध्यान नहीं दिया गया। मतलब ये जो रोड थी ये बिल्कुल सीधी थी, इस पर पानी निकासी का कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। सड़क की लंबाई 580 किलोमीटर लंबी। इनके बारे में आपको मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, आप एग्जाम में पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो, और वहाँ एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ मिस भी कर जाए तो 2 से 3 पॉइंट को बना के एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या पॉइंट वाइज आप अच्छे से लिख सकें।
तो याद आप पॉइंट वाइज ही कीजिएगा, जिससे मेमोराइज करने में आसानी होती है। उसके बाद आए आपका ट्रेसागुएट सड़क, थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ। अभी तक क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के बारे में बात नहीं की, मतलब वाटर कैसे निकलेगा इसके बारे में कोई बात चर्चा नहीं हुई। अब आए ट्रेसागुएट रोड। तो पियरे ट्रेसागुएट जो फ्रांस में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रोड्स थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, जो सड़क की थिकनेस है उसको कहा कि 30 सेंटीमीटर ही पर्याप्त होगी। पहले क्या था, आप सड़क की थिकनेस जो है मोटाई बहुत ज़्यादा रखते थे, कहते थे कि मोटाई ज़्यादा रखेंगे तो लोड, बेस सही बात है, आपकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो आपका रोड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बट आपको इतनी थिकनेस भी नहीं ज़रूरत है, क्योंकि वो सेक्शन क्या हो जाता है, अनइकोनॉमिक हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, आप 30 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस रखिए और सड़क का जो पानी है उसके निकालने पर ध्यान दीजिए। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें वर्क नहीं किया। उसके बाद बात आती है टेलफोर्ड रोड। टेलफोर्ड फिर आपका नया डेवलपमेंट हुआ। इसमें क्या हुआ, आपका जो नीचे का जो रोड है यह आपका 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। मिडिल वाला पत्थर सबसे बड़ा रखा गया, अप्रॉक्सीमेट 23 सेंटीमीटर का। 13 सेंटीमीटर क्या है, लास्ट की थिकनेस हो गई। उसके बाद इसमें 1.45 का स्लोप दिया गया, जिसको बोलेंगे क्रॉस स्लोप या इसको बोलेंगे कैम्बर। कैम्बर क्या होता है, कैम्बर होता है जब हम किसी रोड पर उसकी चौड़ाई के हिसाब से स्लोप देते हैं, ढाल देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, कैम्बर। जैसे मान लीजिए ये रोड है जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इस रोड में आपने क्या किया, अगर ये सीधी होती, मान लीजिए ऐसे होती, तो पानी निकल पाता, नहीं निकल पाता। तो आपने क्या किया, इसको बीच से उठा दिया। जैसे आपने देखा होगा बाग में या कहीं पर आपके त्रिपाल लगाते हैं, तंबू लगाते हैं, तो उसका कैसा स्लोप रखते हैं, वो ऐसा रखते हैं कि वाटर जो है वो ऐसे रिमूव कर जाए, यहाँ पर गिरे तो आपको नीचे यहाँ साइड में चला जाए और ऐसे यहाँ साइड में चला जाए। उसी तरीके से जो रोड होती है उसमें भी हमें उसकी गोलाई देनी पड़ती है या कैम्बर देना पड़ता है। तो जो हम चौड़ाई, उसकी जो चौड़ाई के अनुसार जो हम स्लोप देते हैं वह उसका क्या कहलाता है, कैम्बर कहलाता है। और कैम्बर मेनली किस लिए दिया जाता है, पानी को मूव करने के लिए, कि रोड के अंदर पानी परफुलेट ना करे, इंसर्ट ना करे, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए। बाकी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फिगर में, जैसे वियरिंग कोट की बात करते हैं, तो वियरिंग कोट क्या होता है, जो सड़क का सबसे टॉप की लेयर होती है जो पानी आने से रोकती है, और जो व्हील चलते हैं वो इसी जो अस्तर है इसका, जो कोट है इसका, उसके फ्रिक्शन के जो है अनुसार चलते हैं। मतलब जैसे अगर वियरिंग कोट जो है आपका बहुत स्मूथ होगा तो व्हील पर फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर वियरिंग कोट बहुत रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर रफ होगा तो पानी भी नीचे परफुलेट ज़्यादा करेगा, और अगर जो है बहुत समतल होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, बहुत चिकना होगा, स्मूथ होगा, तो फ्रिक्शन कम लगेगा। तो व्हीकल जो है वो पेट्रोल भी या डीजल जो ईंधन की खपत होती है वह भी कम होगी, और रोड की एज भी बढ़ेगी, क्योंकि वाटर जो है उसके अंदर इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1/45 का क्या देना है, स्लोप देना है, ठीक है। तो इन्होंने इसको इतना स्लोप दिया था कैम्बर के लिए। तो सबसे पहला जब आपने रोड पढ़ा तो वहाँ पर नॉर्मल सैनिक गतिविधियों के लिए रोड डाला गया, उसमें आपका कैम्बर पे, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप पे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद फिर बात आई कि हाँ साहब इस पे ध्यान देना है, फिर बात आई तो इन्होंने उस पर ध्यान दिया और उसको स्लोप इतना प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ टेलफोर्ड रोड का जो मैंने ऊपर दिखाया वो क्रॉस सेक्शन था। इसमें क्या, सड़क का आधार समतल रखा गया, केवल ऊपरी सतह को 1/45 का उभार या कैम्बर दिया गया। देखिए आपका नीचे का जो सतह थी वो ऐसी थी, समतल थी, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर पत्थर बढ़ा के और ऐसे करके और फिर जो है स्लोप देना शुरू किया। तो बेस जो है वो समतल ही रखा गया और ऊपर का पोर्शन क्या करा गया, वो ढालू बनाया गया, उसमें ढलान दी गई, ठीक है। सड़क की पूर्ण चौड़ाई के बराबर सड़क खोदी गई, है ना। उसके बाद बड़े पत्थर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य भाग में, और तथा छोटे पत्थरों को किनारों की तरफ लगाया, जैसा आपको फिगर में ऊपर स्पष्ट है कि देखिए यहाँ पर बड़ा पत्थर यहाँ पर है और आपका ये बड़ा पत्थर है और ये साइड में सब छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं। आप फिगर में देखिएगा तो सब बड़े पत्थर हैं, और यहाँ पर ये बिल्कुल सपाट है, यहाँ कोई ज़मीन में कोई स्लोप नहीं प्रोवाइड किया गया है,
नीचे एकदम फ्लैट है और उसके बाद ऊपर आपका स्लोप दिया गया। तो यही ये फिगर में कहा जा रहा है। बात करते हैं, पत्थरों का चौड़ा भाग नीचे रखा गया, जैसे उसमें था वो ही रहेगा। सड़क के मध्य स्तर की मोटाई 15 सेंटीमीटर रखी गई तथा नीचे 6.5 सेंटीमीटर माप का तथा ऊपर 5 सेंटीमीटर का टूटा पत्थर डाला गया। सबसे ऊपर 4 सेंटीमीटर मोटाई में निर्घर्षण स्तर या वेयरिंग कोट डाला गया, जिसके बारे में आपको चर्चा कर चुका हूँ। निर्घर्षण स्तर का क्या काम होता है? एक तो फ्रिक्शन कम करने का और दूसरा वाटर के परफोलेशन होने से रोकना या वाटर को इन्फिल्ट्रेट करने से रोकना। अगर वाटर फिल्टर कर जाएगा, इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, तो फिर क्या होगा? रोड जो बिटुमिन के साथ उसकी बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे टूटने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी। जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है उस टाइम वहाँ पे बिटुमिन की जगह सुर्खी का यूज किया गया हो, लेकिन हम आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू को समझाते हुए बेयरिंग कोट को आपको समझा रहे हैं। उसके बाद बात आती है जो आजकल रोड बन रही हैं, जिनके आधार पर आज बन रही हैं, उनका नाम है मैकाडम रोड। इनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो एक स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे जॉन मैकाडम, इसीलिए उनको स्कॉटिश बोला जाता है। स्कॉटलैंड के निवासियों को जो है आपका स्कॉटिश इंजीनियर थे जॉन मैकाडम, उन्होंने जो है मैकाडम रोड बनाई। यह रोड जो है संतोषजनक जो है आधार प्रदान करती थी। ठीक है, पत्थरों को भी कई बार कूटा जाता था, कॉम्पैक्शन किया जाता था। कूटने से क्या होता है? बीच में जो इनके गैपिंग है वो कम होती है और स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। तो इसमें क्या किया गया? सबसे पहले 9 मीटर का ये आपका बेस बनाया गया। और अभी तक आपने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा भाई कि आपका ड्रेनेज पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, स्लोप पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर आया तो उन्होंने क्या किया कि उसका बेस तो समतल रखा, ऊपर जो स्लोप देना शुरू किया। लेकिन मैकाडम ने बहुत ही सही काम किया। उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर आपका बेस ऐसा रहेगा और आप ऊपर से ऐसे स्लोप रखेंगे तो जो वाटर परफोलेट करेगा यहाँ पर, वहाँ जाके यहाँ पर उसको रुकने का पूरा अवसर मिलेगा और उसके परफोलेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई बेस आपका ऐसा ही होगा इस डायरेक्शन में, तो उसकी परफोलेशन कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी नहीं। जैसा सरफेस ऊपर है वैसा सरफेस नीचे, तो लगातार वह जो है साइड में वाटर मूव करने का प्रयास करेगा, ना कि वह पानी जमीन के अंदर परफोलेट करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? 2 सेंटीमीटर माप के पत्थरों का 5 सेंटीमीटर मोटा निर्घर्षण स्तर लगाया। यहाँ एक समझने वाली थोड़ी सी बात है कि 5 सेंटीमीटर का मोटा अस्तर है और 2 सेंटीमीटर माप के पत्थर हैं, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर के पत्थरों को तोड़ा गया है ना। पहले तोड़ के 2-2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद उसमें 2 4 और बीच में एक पत्थर जो आएगा वो 3 के ऊपर, इस तरीके से 2-2 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर तक की मोटी लेयर जो है वो बनाई गई। ठीक है, उसके बाद फिर 3 सेंटीमीटर माप का 10 सेंटीमीटर का अस्तरण रखा गया, 5 सेंटीमीटर माप का 10 सेंटीमीटर सीलिंग रखा गया। उसके बाद ये पूरा जो है वो 25 सेंटीमीटर की रोड तैयार कर दी गई। इसके पहले जो बात हुई थी उन्होंने क्या कहा था कि आप 30 सेंटीमीटर का रोड बनाइए। इन्होंने उसकी थिकनेस को भी कम कर दिया। बस क्या काम किया? ये जो स्लोप है वो ग्राउंड से लेना शुरू कर दिया, एकदम बेस से लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही रोड आजकल इसी स्तर पर रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, बन रही हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ मैकाडम रोड, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें। सड़क को चौड़ाई के बराबर खोदकर उसके आधा स्तर सबग्रेड को उचित कैम्बर 1/36 दिया गया। जब बात करते हैं बेस को सबग्रेड की, तो वो है आपका जो यहाँ से दिया गया है, ऊपर से बॉटम से, वहाँ से ही आपको कितना कैम्बर दिया गया? 1/36 का। उसके बाद नींव में 5 सेंटीमीटर माप का टूटा पत्थर को तोड़कर 10 सेंटीमीटर की मोटाई तक डाला गया। मध्य स्तर में 3 सेंटीमीटर। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा? आपका जो डायमीटर है वो क्या होगा? कम होता चला जाएगा। डायमीटर क्यों कम होता चला जाएगा उसका भी मैं रीज़न देता हूँ। देखिए, आप जब नीचे कोई चीज़ भरते हैं तो बेस जो है उसका बड़ा रखेंगे,
उसके बाद आप उसका बेस धीरे धीरे छोटा रखते चले जाएंगे, छोटा रखते चले जाएंगे, और उसमें गैपिंग धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप उसकी गैपिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बेस को जो है वो बहुत अधिक मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद सबसे लास्ट में क्या किया इन्होंने, सबसे टॉप पे क्या किया इन्होंने, सबसे ऊपरी परत में 2 सेंटीमीटर माप की पत्थर की गिट्टी और 5 सेंटीमीटर की मोटाई में डाली गई। आजकल जो रोड पर जो ये गिट्टी इस तरह की डालते हैं उसको जनरल भाषा में या साइट की भाषा में जीरा रोड़ी बोलते हैं, है ना, उसको जीरा रोड़ी बोला जाता है साइट की भाषा में। लेकिन अब इन जनरल टर्म्स जो है आप जो है वो महीन गिट्टी या फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, लेकिन जो साइट पे नॉर्मल रो है उसमें आपको जीरा रोड़ी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक अभी तक जो मैंने बात की थी उसमें कुटाई की बात नहीं की थी, लेकिन इसमें मैकाडम में चूँकि ये पहले भी बनी थी, आजकल आपके रोलर हैं ये सब चीज़ें हैं, लेकिन पहले जो है यातायात के माध्यमों से कुटाई की जाती थी। अब बात करते हैं ये यातायात के माध्यम क्या होते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा एक रोड है, हम आज इन जनरल टर्म्स आप देखते होंगे कि अपने गांव के आसपास या कस्बों में जो रोड बनती है उसमें देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, पहले उसका बेस बना देते हैं, उसके बाद यहाँ पर पत्थर रोड़ी डाल देते हैं, एग्रीगेट आपका या रोड स्टोन डाल देते हैं। रोड स्टोन डालने के बाद फिर इसमें मिट्टी भर देते हैं और उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद इस पर व्हीकल्स चलते हैं और व्हीकल्स चलने के बाद ये लगातार कॉम्पैक्ट होती रहती है। फिर एक आध पानी पड़ता है, मिट्टी इनके जो पत्थर हैं उसके बीच में जाके इंसर्ट हो जाती है और पत्थर को पूरी तरीके से स्टोन्स को बांध लेती है या एग्रीगेट को बांध लेती है। तो इस तरह की जब कुटाई होती है तो उसको बोलते हैं यातायात माध्यमों से कुटाई। और नॉर्मल कुटाई जो आप क्या करते हैं मैकेनिकल वाली, वो क्या करते हैं आप रोलर लाते हैं, है ना, रोलर लाते हैं, वाइब्रेटर लाते हैं, तो उस तरीके से आप उसकी कुटाई करते हैं। या आपको वाइब्रेशन वाले रोलर आते हैं, जैसे आपके रबर टायर रोलर हो गए। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं, अब इसमें आता है जब मैकाडम आ गया तो और डेवलपमेंट हुए और उसमें एक आया आपका वाटर बाउंड मैकाडम। ये क्या होता है, देखिए जब भी हम कभी भी गिट्टी को भरेंगे एक रोड के सेक्शन के अंदर, तो जो मान लीजिए रोड के सेक्शन के अंदर आपने गिट्टियाँ भर दी, उसके बाद आपने इसमें क्या किया, क्ले डाला या आपने मिट्टी डाली, है ना, क्योंकि इसको बाइंड तो करना है, बांधना है इसको, तो आपने मिट्टी डाली या सुर्खी डाली, जो आप चाहें डाल दिया। तो क्या इन्हीं दो चीज़ों से ये बंध जाएगा? नहीं बंधेगा। आप क्या करते हैं, पानी डाल के कुटाई करते हैं, उसको बांधने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई एग्रीगेट या स्टोन मूल रूप से वाटर पर ही बंधे तो उसको बोलते हैं वाटर बाउंड मैकाडम। ठीक है, तो सड़क निर्माण की आजकल तो पुरानी हो गई, बट उस टाइम पे ये हम चूँकि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो इस टाइम पे यह सबसे लेटेस्ट थी। तो सड़क निर्माण की नवीन विधि, विश्व के अनेक देशों में सड़क निर्माण की वर्तमान विधि जिसे जल बाउंड मैकाडम विधि कहते हैं, मूल रूप से मैकाडम पद्धति पर ही आधारित मैकाडम पद्धति ही है, बट उसमें वाटर के इंसर्ट करने से, वाटर के डालने से और वह कॉम्पैक्ट हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हम रोड पर पानी डालते हैं तो एक लिमिट तक सॉइल कॉम्पैक्ट होती है, बाद में वो पानी को एब्जॉर्ब करने फूलने लगती है। तो जिस लिमिट पर सॉइल मैक्सिमम डेंसिटी देती है उस लिमिट को बोलते हैं OMC या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन। ठीक है, यहाँ तक ही किसी भी चीज़ की कुटाई की जाती है या क्ले की भी कुटाई की जाती है। ठीक है, तो इस विधि के अनुसार सड़क के आधार ऊपरी परतों के लिए पत्थर के टूटे हुए टुकड़ों स्टोन मेटल का प्रयोग किया जाता है, जिससे रिक्तियों में बजरी बालू भरकर पानी डालकर सड़क रोलर से कुटाई की जाती है। अब देखिए वाटर बाउंड मैकाडम में अभी तक बात आ रही थी यातायात रोलर से, है ना, ट्रैफिक से। यहाँ क्या आई, रोड रोलर की बात आ गई। तो इससे हम उसकी कुटाई करेंगे। अब करते क्या हैं, हम रोड रोलर जब चलाते हैं तो इनके व्हील्स पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। आपने देखा होगा रास्ते में रोलर चलते हुए, कभी अपने रोड कंस्ट्रक्शन करते हुए देखा होगा, तो आपके रोलर चलते रहते हैं और उस पर लगातार पानी डालते रहते हैं और वह धीरे धीरे मिट्टी में
कुछ बूंदों के रूप में और कुछ गीलेपन के रूप में, उसकी मॉइस्चर के रूप में वह सैंड से क्रिया करता रहता है, क्ले से क्रिया करता रहता है। जो भी उसमें सैंड या क्ले, ठीक है, या ब्लैक कॉटन सॉइल, जो भी जिस प्रकार की मिट्टी है, जिस एरिया की मिट्टी है, उस हिसाब से वह धीरे धीरे एग्रीगेट के साथ कॉम्पैक्ट होती चली जाती है। तो इस विधि को बोलते हैं वाटर बाउंड मैकाडम। इन नॉर्मल टर्म्स आपके समझने के लिए आप यह भी कह सकते हैं, जब रोड में बनने वाली गिट्टियों को, रोड जो जिन गिट्टियों से हम मिलकर बनाते हैं, है ना, उन गिट्टियों को अगर हम पानी के माध्यम से मिट्टी बांधते हैं तो उसको बोलते हैं वाटर बाउंड मैकाडम। तो इस तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। अब बात करते हैं बिटुमिन मैकाडम सड़कें। इसमें कुछ खास नहीं है। बिटुमिन मैकाडम रोड क्या होती है? जब रोड होती हैं, उन रोड्स को जो एग्रीगेट है, जिनसे रोड बना रहे हैं, तो एग्रीगेट को हम क्या करें, बिटुमिन डाल दें। अब देखिए, पानी जो है वो कम जो है वो कोहेसिव है, बिटुमिन ज़्यादा कोहेसिव है, ज़्यादा सघन है, ज़्यादा चिपचिपा है, वह गिट्टी को जल्दी बांध लेगा। होता क्या है, जब हमारी रोड होती है, आप लोगों ने रोड देखी होगी, तो रोड पर जब हम लगातार व्हीकल चलाते रहते हैं तो क्या करता है, व्हीकल जो टायर है व्हीकल का, वह टायर रोड की गिट्टी से एक एयर बनाता है और वह जब हटता है तो गिट्टी को साथ लेकर हटता है। तो यह क्यों होता है? उसके सक्शन इफेक्ट के कारण या चूसण प्रभाव के कारण, और गिट्टी धीरे धीरे उखड़ने लगती है। तो गिट्टी कम नहीं उखड़ेगी जब वह दूसरी गिट्टी से बहुत ज़्यादा चिपचिपे पदार्थ से जुड़ी हुई होगी, और चिपचिपा पदार्थ ऐसा जो रिजिड ना हो। अगर रिजिड होगा तो क्रैक आ जाएगा, और या तो बहुत ज़्यादा रिजिड हो कि आपका टायर ही उसको ना खींच पाए, और या फिर वह फ्लेक्सिबल हो कि जैसे आपका चिंगम होता है, चिंगम क्या करिए कि आप उस पर अगर थोड़े से उंगली रखिए तो प्रेस हो जाएगा, और जब हटाइएगा तो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी बिटुमिन जो है वो चिपचिपा ज़्यादा होता है, गिट्टी को बहुत अच्छे से बांध लेता है, और सड़क जो है वह धूल रहित नहीं होती है, उस पर कोई धूल नहीं होती है, ठीक है, और सड़क जलरोधक भी बन जाती है उस चिपचिपे लिक्विड के कारण। तो इसी रोड को अगर बिटुमिन के माध्यम से एग्रीगेट को बांधा जाता है तो उसको बोला जाता है बिटुमिनस मैकाडम रोड्स या बिटुमिन मैकाडम सड़कें, ठीक है। तो जब पानी से बांधेंगे, पानी के द्वारा कॉम्पैक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे वाटर बाउंड मैकाडम, और जब बिटुमिन के द्वारा कॉम्पैक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे बिटुमिनस मैकाडम रोड, ठीक है। अब बात आती है, इसके बाद नई टेक्निक आई कि भाई चलिए ये तो सही है, लेकिन अगर बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन है, ऐसा आपको कंस्ट्रक्शन करना है जो बहुत सालों तक चले, या आपको बहुत हैवी चीज़ें उसके ऊपर ले जानी है, या इन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आप उसका मेंटेनेंस नहीं करना चाहते, या वो ऐसी जगहों पर है जहाँ पर लगातार पानी आता है, तो आपको क्या करें? देखिए, जैसे आपने शहरों में देखा होगा, कस्बों में, गलियों में देखा होगा, अगर बिटुमिन रोड है, यहाँ पर रोड है, और यहाँ पर वैसे कस्बों में रोड के साइड में ही घर होते हैं, छोटी छोटी गलियों में, तो ये आपके हाउसेस बने हुए हैं। अब इन हाउसेस की सफाई होती है, उसका पानी बिटुमिन वाली रोड पर अगर आ जाता है तो सारी बिटुमिन की रोड खराब हो जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे पानी पड़ने से उसकी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े? वो है आपका सीमेंट कंक्रीट। तो हम गलियों में, या बहुत ज़्यादा जो ओवरलोडेड एरिया होते हैं जहाँ पर सामान भराई की जाती है, लोडिंग की जाती है, या ज़्यादा एज तक हमें सड़कें चलानी होती हैं, तो ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट की रोड डालते हैं। और इनके जो जॉइंट होते हैं, जब भी सीमेंट कंक्रीट की रोड डालते हैं तो एक कुछ मीटर की रोड डालने के बाद इसके बीच में जॉइंट देते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, और फिर ऐसे। तो फ्रेम वाइज इसको हम डिजाइन करते हैं, और इनको किन्हीं बार से आपका जॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो स्टील बार भी इसमें पड़ती है, रोड रेनफोर्समेंट भी होता है, लेकिन पूरी रोड में नहीं होता है। जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ पर ये डॉवेल बार्स के रूप में डाली जाती हैं, या बार्स के रूप में डाली जाती हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, इसकी एज जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, 30 से 40 वर्ष तक आपको इनको टच करना नहीं होता है, अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करें तब, है ना। जब भी किसी की एज बताई जाती है, जब भी किसी सिविल वर्क की एज बताई जाती है, तो नॉर्मल कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि आपका उस जगह पर
हर साल जो है जापान में बना दिया, हर साल भूकंप आ रहा है, उसके बाद आप बोलें कि भाई 30 से 40 वेज इसको क्यों नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला जो क्लास है वो मैं जल्द आपको प्रोवाइड करूँगा। यह इंट्रोडक्शन लेक्चर है और उसमें जो मैंने हिस्ट्री और कुछ नॉलेज देने की कोशिश की है, कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, जिसमें आपका बिटुमिन मैकाडम और आपका वाटर बाउंड मैकाडम, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और समझने वाली भी चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चों को मैकाडम बहुत जल्दी समझ में भी नहीं आता है। टेलफोर्ड हो गया आपका, ट्रेसागुएट हो गया आपका, और एसेरियन रोड हो गई, इनको भी आप बहुत अच्छे से विथ फिगर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा। कोरोना महामारी चल रही है, तो इस महामारी के दौरान यह लेक्चर जो है वो अपने चित्त प्रति जितने भी मित्र हैं, इष्ट हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करें। सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने का कष्ट करें, जिससे उनसे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं वह उनको मिल जाएं। इस चैनल पे आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इनके सब विषयों के डिफरेंट जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को जो अपने फ्रेंड्स हैं वहाँ तक सब्सक्राइब करें, पहुँचाएँ उनको सब्सक्राइब करवाएं। और उसको ये जो चैनल है, इस चैनल में आप यह भी देखेंगे जो नोट्स हैं आपके, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसका सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर। तो जैसे ही आप वीडियो पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। पूरा लेक्चर देखेंगे तो अगला वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद में आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उस पीडीएफ को अपने पास सुरक्षित रखिए। एग्ज़ाम के टाइम पर वह आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी यहाँ पर बात ख़त्म करता हूँ और अगला लेक्चर मैं जल्द ही आपके समक्ष लाऊंगा हाईवे इंजीनियरिंग का। मुझे आशा है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में टिप्पणी दे सकते हैं। धन्यवाद।